आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सक्सेस पर हार्दिक स्वागत है। इसमें हम देखेंगे क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, जिसका हम पार्ट 3 देखेंगे। आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो वो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिएगा, ताकि आपको पार्ट 3 अच्छे से समझ में आ सके। इसमें हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तन हो सकता है, उसके ऊपर तापमान का क्या प्रभाव है और दाब का क्या प्रभाव है, वो हम पढ़ेंगे। तो वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो देखते हैं। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? ये आपके दिमाग में आना चाहिए। क्या कोई भी पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है या नहीं बदल सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, पदार्थ जो है अपनी अवस्था को बदल सकता है। अपने प्रेक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। जल जो होता है वो पदार्थ की तीनों अवस्था में रह सकता है। जल जो है ठोस अवस्था में रह सकता है, और ठोस अवस्था में ये होता है बर्फ़ के रूप में, ठीक है। और फिर द्रव अवस्था में होता है ये जल के रूप में पानी, और फिर जल वाष्प के रूप में होता है ये गैस के रूप में। गैस के रूप में ये होता है जल वाष्प बन जाता है, उसको गैस कहते हैं। तो इसका मतलब जल जो पदार्थ की तीनों अवस्था में होता है। कौन कौन सी देखिए यहाँ वापस लिखा हुआ भी है। ठोस अवस्था में ये होता है बर्फ़ के रूप में, द्रव अवस्था में जल के रूप में, और गैस अवस्था में जो होता है वो जल वाष्प के रूप में होता है। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? जब अवस्था बदलती है तो पदार्थ के अंदर क्या होता है वो आपको इसका उत्तर बताना है। अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? तो इन प्रश्नों का हमें उत्तर खोजना चाहिए। देखिए, जैसे कि हम बात करते हैं बर्फ़ की। बर्फ़ जो है पदार्थ की कौन सी अवस्था है? ठोस अवस्था है, ठीक है। और इधर हम लेते हैं जल, जो कि पदार्थ की कौन सी अवस्था है? द्रव अवस्था है। बर्फ़ में जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? पास पास होते हैं। बर्फ़ में जो कण होंगे वो क्या होंगे? पास पास होंगे, ऐसे है ना, क्योंकि ठोस है ना। ठोस में कण क्या होते हैं? पास पास होते हैं। इनके बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होता है। जब यही बर्फ़ जो है जल में बदल जाएगा तो जल क्या द्रव की अवस्था है, तो इसमें कण जो है थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कण जो है थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें जो आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल जो होता है वो क्या होता है? प्रबल होता है। आकर्षण बल क्या हो जाएगा इसमें? प्रबल। जब इसमें हम इसको ऊर्जा देंगे या ये तापमान लेगा तो इसमें कण जो है दूर दूर चले जाएंगे। तब इसमें आकर्षण बल क्या हो जाएगा? वो कमज़ोर हो जाएगा, और कण क्या हो जाएंगे? दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे ठोस से अगर द्रव में बदल रहा है तो कण जो है, कण दूर दूर चले जाएंगे। यहाँ कणों में रिक्त स्थान क्या था? कम था। यहाँ पे रिक्त स्थान क्या है? कम है। और यहाँ रिक्त स्थान क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। और आकर्षण बल पहले प्रबल था, अब क्या हो जाएगा? कमज़ोर। अगर मान लीजिए यही जो है जल जो है जल वाष्प में बदल जाए, गैस बन जाए, कौन सी अवस्था हो जाए? गैस अवस्था में बदल जाए। अगर भाप बन जाए पानी जो है, तब कण जो है और दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें आकर्षण बल जो है बहुत कमज़ोर हो जाएगा। आकर्षण बल जो है बहुत कमज़ोर हो जाएगा। और कणों की स्थिति क्या होगी? कण जो है वो बहुत दूर दूर चले जाएंगे, और इनके मध्य जो रिक्त स्थान है वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? आकर्षण बल कमज़ोर होता है, कण दूर दूर चले जाते हैं, ये सब इसमें होता है। अब चलिए हम देखते हैं कि तापमान परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। तापमान परिवर्तन का प्रभाव, इसके लिए क्रियाकलाप दिया हुआ है 1.12। इस क्रियाकलाप को हम देखते हैं। एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा ले। चित्र 1.6 के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दे कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ़ को छू रहा हो। जैसे कि ये देखिए बीकर लिया हुआ है और इसमें ये बर्फ़ के टुकड़े रखे हुए हैं, और इसमें हमने क्या किया? एक थर्मामीटर को लगा दिया है। ये थर्मामीटर है यहाँ पे, और ये बीकर है जो कि आपको दिख रहा है, और इसमें क्या है? बर्फ़ के टुकड़े हैं। अब हमें क्या करना? धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। नीचे नीचे जो है हमने इसमें क्या लगा दिया? बर्नर लगा दिया, और यहाँ से हम इसको क्या कर रहे हैं? धीमी आंच पे इसको गर्म कर रहे हैं, बर्फ़ को। जब बर्फ़ पिघलने लगे तो तापमान नोट कीजिए। जब बर्फ़ अगर पिघल रहा है तो पानी बनेगा, तब आपको क्या करना है? तापमान यहाँ से नोट करना है थर्मामीटर की सहायता से। जब संपूर्ण बर्फ़ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट कीजिए। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन के परीक्षण को जो है नोट करना। देखिए, सबसे पहले हमने बर्फ़ लिया, ठीक है, उसमें हमने थर्मामीटर को लगाया, और फिर नीचे धीमी आंच पे इसको क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। पहले हमने जब बर्फ़ डाला तब आपको एक तो तापमान नोट करना है, टेम्परेचर कितना था। फिर जब ये बर्फ़ पिघलने लग रहा है ना, पिघलना शुरू हो जाए तब तापमान नोट करना है। और जब संपूर्ण बर्फ़ जल में परिवर्तित हो जाए तब भी तापमान नोट करना है, ठीक है। अब मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा आगे बढ़ते हैं। पर
अब बीकर में कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें जब तक कि जल उबलने लगे। अब वापस अपन जो ये पानी में बदल गया है ना, अब हम इसको वापस बर्नर लगा रहे हैं नीचे, ठीक है। और ये जल है इसमें है, और इसको तब तक गर्म करना है कांच की छड़ से हिलाते हुए जब तक कि वो उबलने न लग जाए। थर्मामीटर की माप पर बराबर नज़र बनाए रखें, नज़र रखनी है आपको जब तक कि अधिकतर जल वाष्प न जाए। ये जल जब जो उबलेगा तब इसमें से क्या बनेगी, वाष्प बनेगी, ऐसा है ना, वाष्प बाहर निकल जाएगी। और जब अधिकतर ज़्यादातर वाष्प न बन जाए तब तक इसको आपको थर्मामीटर पर नज़र रखनी है। जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट कीजिए। अब जब जल से ये गैस अवस्था में बदल रहा है तब भी आपको प्रेक्षण क्या करना है, नोट करना है, ठीक है। तो अब ये दोनों स्थिति को मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें क्या होगा है, पहली स्थिति ये बर्फ़ का जल में बदलने की प्रक्रिया, और दूसरी स्थिति ये जल से जल वाष्प में बदलने की प्रक्रिया। इसको हम इस डायग्राम की सहायता से समझते। देखिए सबसे पहले ये हमने देखिए इन सब के नीचे बर्नर तो है, ये बर्नर यहाँ बना हुआ नहीं, मैं यहाँ बना देता हूँ। ये सब के नीचे बर्नर लगा हुआ है ऐसे, ये बर्नर है, यहाँ पर ये बर्नर है, ठीक है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें बर्फ़ के टुकड़े डालने हैं और थर्मामीटर अंदर डाल दीजिए, नीचे बर्नर लगा हुआ है। और जब बर्फ़ डालेंगे ना तब बर्फ़ का तापमान कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेल्सियस होगा। और केल्विन में जो तापमान होगा वो होगा 273 केल्विन। अब ये इसको हम नीचे गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको जब हम गर्म करेंगे तो गर्म करने के दौरान जब ये पानी में बदल रहा है तब भी उसका तापमान क्या रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। जब तक पूरा का पूरा बर्फ़ जो है पानी में नहीं बदल जाता तब तक इसका तापमान कितना रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये जो एनर्जी दे रहे हैं अपन नीचे से यहाँ पे इसको गर्म कर रहे हैं तो ये पानी भी गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे जो बर्फ़ है उसका भी 0 डिग्री है, और जो पानी बदल गया है, पानी जब ये पूरा बर्फ़ पानी में बदल जाएगा तब भी तापमान कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो अपन नीचे से गर्म कर रहे हैं वो तापमान, फिर वो एनर्जी कहाँ गई। इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, जो ये बर्फ़ है, बर्फ़ का टुकड़ा होता है, इसमें कण क्या होता है, पास पास होते हैं। कण क्या होता है, पास पास होते हैं। अब इन कणों को अपन को किस में बदलना है, द्रव में बदलना है, तो कणों को दूर दूर ले जाना पड़ेगा। तो ये जो एनर्जी दे रहे हैं ना अपन, ये सब एनर्जी जो है इन कणों को दूर करने में काम आ रही है। ये जो बर्फ़ के कण पास पास में हैं उनको दूर करने में क्या कर रही है, ये एनर्जी खर्च हो रही है। मतलब इन कणों के बीच में जो आकर्षण बल है उसको तोड़ने में जो है ये एनर्जी ख़त्म हो रही है। इसलिए जो पूरा जो पानी है, जब तक बर्फ़ पूरा पानी में नहीं बदल जाता उसका तापमान कितना रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। इसका मतलब है इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल का मतलब अभी आगे अपन देखेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है हिमांक बिंदु। जिस बिंदु पर, जिस तापमान पर जो है ये बर्फ़ में बदलता है उसको हिमांक बिंदु कहते हैं। तो जल का मतलब बर्फ़ का जो हिमांक बिंदु है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिस तापमान पर ये पानी में बदल जाएगा उसको क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, मतलब गलनांक बिंदु कहेंगे, गलनांक बिंदु। तो गलनांक बिंदु भी कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो है बर्फ़ जो है किस में बदल गया, पानी में बदल गया। अब हम ये लास्ट वाली कंडीशन देखते हैं, तीसरी कंडीशन। इसमें तो ये लिखा हुआ है रूम टेम्परेचर के ऊपर 20 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग क्या है, रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर पे ये क्या होता है, पानी में ही होता है, ये जल जो पानी अवस्था में ही होता है। अब हम अगली स्थिति में क्या कर रहे हैं, इसमें छड़ डाल के इसको पूरा क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है इसका तापमान कितना था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, पूरा पानी में बदल गया। तो अब हम यहाँ से नीचे से क्या कर रहे हैं, गर्मी दे रहे हैं, तो इसका तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। इसका तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा कब तक, जब तक इसका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो जाता। 100 डिग्री जैसे ही सेंटीग्रेड होगा तो ये पूरा पानी जो है उबलने लगेगा, ठीक है। और उबलने के साथ से इसमें क्या निकलेगी, वाष्प निकलना शुरू हो जाएगी। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो है पानी का तापमान और वाष्प, जल वाष्प जो बनी है, भाप का तापमान, दोनों का क्या रहेगा, तापमान समान रहेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल। तो इसको अपन तापमान जो दे रहे हैं वो पानी के कण क्या है, यहाँ पे थोड़े पास पास में है, थोड़े पास पास में है मतलब। और इसको अपन जलवाष्प में बदल रहे हैं तो कण क्या हो रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं। तब ये एनर्जी जो है वो इसमें अपन जो तापमान दे रहे हैं ना वो इसमें पूरा इसका तापमान बढ़ा रही है, ठीक है। फिर हम इसको और एनर्जी देते जाएंगे 100 डिग्री के बाद में ये जल वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में जो एनर्जी देंगे 100 डिग्री के बाद में, ठीक है, वो एनर्जी कहाँ जाएगी, इन कणों को दूर करने में खर्च हो जाएगी। मतलब ये जो जल के कण हैं वो पास पास है,
इसको दूर दूर करना, आकर्षण बल इनका तोड़ना है, तो उसमें वो खर्च एनर्जी हो जाएगी जो अपन तापमान दे रहे हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक जो बिंदु होता है, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं क्वथनांक बिंदु जल का, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है ये जल वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, देखिए 0 डिग्री पे ये बर्फ़ में है और 100 डिग्री पे ये देखिए उबलना शुरू हो गया, इसमें से वाष्प निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं और 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं। जब तक ये बर्फ़ पूरा पानी में नहीं बदल जाता, इसका तापमान कितना रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड होने पे ये जो है वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। अब हम इसको आगे और पढ़ते हैं। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसा कि बर्फ़ में ये बात होगी कि ठोस के जो बर्फ़ ठोस है उसके तापमान को अगर हम बढ़ाएंगे, नीचे बढ़ने लगा हुआ है, तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगेंगे और ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण क्या होगा कि कण जो है अधिक तेजी से कंपन करेंगे। ठोस में कण क्या होता है, बहुत पास पास होते हैं, तो ये इनको जब ये गति करते हैं ना, तो इधर उधर बस कंपन नहीं करते हैं, अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। पर ज़्यादा एनर्जी देंगे तो अपना स्थान छोड़ देंगे। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ये पूरा का पूरा मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि बर्फ़ को हम ऊष्मा दे रहे हैं, तब जो वो ऊर्जा है वो कहाँ जा रही है, कणों के बीच के आकर्षण बल को ये तोड़ने में काम आ रही है। और ये कण जो है अपने नियत स्थान पे जो है कंपन करेंगे और ज़्यादा एनर्जी देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे और ये गति करने लगेंगे। और एक अवस्था ऐसी आएगी जब ये ठोस पूरा का पूरा किस में चेंज हो जाएगा, द्रव में पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब गलनांक की परिभाषा आपको याद रखनी है। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। कम से कम वह तापमान जिस बिंदु पर ठोस जो है पिघलकर द्रव अवस्था में बदल जाता है वो उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। जैसे अगर पूछ ले बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, तो बर्फ़ का जो गलनांक है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये गलनांक की परिभाषा याद रखनी है। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस जो है पिघलकर द्रव बन जाता है वो उसका गलनांक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। किसी ठोस का गलनांक जो होता है उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को भी दर्शाता है। जैसे अगर किसी की बात करें, दो पदार्थ, एक ए है और एक बी है, इसका जो गलनांक है वो है 0 डिग्री सेल्सियस और इसका गलनांक है 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका मतलब जो कणों के बीच में सामर्थ्य जो होगा वो किस में ज़्यादा होगा, वो बी में ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका गलनांक क्या है, ज़्यादा है। तो जिसका गलनांक ज़्यादा है उसमें कणों के बीच में सामर्थ्य है, कणों के बीच में आकर्षण बल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट बिंदु है बर्फ़ का गलनांक जो है 273.15 केल्विन है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बर्फ़ का गलनांक कितना है, 273.15 केल्विन है, जिसको हम 0 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं। तो बर्फ़ का गलनांक याद रखना है। गलनांक का मतलब है ये वह न्यूनतम ताप है, कम से कम तापमान है, अधिक तो हो सकता है, कम से कम वह तापमान है जिस पर बर्फ़ जो है ना वो पिघल कर द्रव अवस्था में बदल जाती है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट, गलने की जो प्रक्रिया है यानी कि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। संगलन भी कहते हैं या गलन भी कहते हैं। तो संगलन किसे कहते हैं, ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में परिवर्तन संगलन कहलाता है, या ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में परिवर्तन गलन कहलाता है। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है। हमने देखा है कि जैसे बर्फ़ है वो पूरा का पूरा जल में बदल रहा है, तो जो तापमान समान रहता है, क्योंकि हम जब तक वो पानी है ना, यहाँ पे हमने देखा था, जब तक ये पूरा पानी में नहीं बदल जाता तब तक इसका तापमान क्या रहता है, समान रहता है। तो जो ये नीचे से हम ऊष्मा दे रहे हैं वो कहाँ जा रही है फिर, तो इसका उत्तर मैंने दे दिया था। वो जो है उसके बीच में जो बर्फ़ के बीच में आकर्षण बल है ना कणों के बीच, उसको तोड़ने में वो काम आ रहा है। ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है। नोट लिखा हुआ नीचे,
तापमान की जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है वो होती है केल्विन। ये याद रखना, तापमान की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? एसआई यूनिट बोलते हैं इसको। इसकी तापमान की एसआई यूनिट होती है केल्विन। और 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.15 केल्विन होता है ना। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.15 केल्विन। और अब हम सुविधा के अनुसार इसको पॉइंट में नहीं लेके 273 केल्विन ही लेते हैं। ये आपको याद रखना है ना। सुविधा के लिए हम दशमलव का पूर्णांक बनाकर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन ही मानते हैं। तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए तापमान में से 273 घटाना चाहिए। अगर हमें केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो हम केल्विन में से 273 घटाएंगे। और सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना है, सेल्सियस को हमें किस में बदलना है? केल्विन में। तो हम 273 क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मेरे पास में है 13 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसको केल्विन में बदलना है तो इसमें 273 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 3 और 3 6, 7 ने 8 और 286 क्या हो जाएगा? केल्विन। अब 286 केल्विन को हमें बदलना है सेल्सियस में, तो इसमें से 273 घटा देंगे तो वापस कितना आएगा? 13 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो केल्विन से अगर सेल्सियस में जाना है तो 273 घटाना है, और सेल्सियस से अगर केल्विन में जाना है तो 273 जोड़ना है। ये सारी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। गलने की प्रयोगी प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता है। अभी मैंने बताया था आपको, जैसे ये बर्फ़ के कण हैं, इसमें जब तक ये पूरा का पूरा पानी नहीं बदल जाता, पानी में नहीं बदलेगा, तब तक इसका तापमान क्या रहेगा? बदलता नहीं है, तापमान सेम ही रहेगा। पूरा पानी बदलने के बाद में इसका तापमान बदल जाएगा। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। हम नीचे से ऊष्मा दे रहे हैं तो इसका मतलब तो तापमान बढ़ना चाहिए, जबकि तापमान नहीं बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है। वशीभूत का मतलब जो पारस्परिक आकर्षण बल है उसको तोड़ने में, आकर्षण बल को कमज़ोर करने में पदार्थ की जो ऊष्मा है उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है, कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके या आकर्षण बल को कमज़ोर करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का प्रयोग होता है। चूँकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि ये बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए, तापमान में कोई भी वृद्धि नहीं हो रही है और इस उसमें ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। अवशोषित कौन कर रहा है? बर्फ भी तो कर रहा है। ये माना जाता है कि बीकर में ये ली गई सामग्री में छुपी रहती है। कौन ले रहा? बर्फ ले रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ गुप्त का अभिप्राय होता है छुपी हुई से है। एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर दरों में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा या संगलन की गुप्त ऊष्मा या गलन की प्रसुप्त ऊष्मा या गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ये परिभाषा है गुप्त ऊष्मा की। वापस बता रहा हूँ, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर दर में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं या प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ़ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। अब इसको मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बर्फ़ लिया है ना, ये जो बर्फ़ लिया हमने, इसको हमने बर्फ़ को क्या ले लिया? 1 किलोग्राम ले लिया, ठीक है। और वायुमंडलीय दाब है 180 m एटमॉस्फेयर इसको कहते हैं अपन प्रेशर। 180 m पर 1 किलोग्राम हमने बर्फ़ ली है, ठीक है। और इसको गलनांक पर, गलनांक का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर गलनांक बिंदु हो गया ये इसका, ठीक है। और बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस पर इसको किस पे बदल रहे हैं अपन? दरों में बदल रहे हैं। तो दरों में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, जितनी हम इसको ऊष्मा दे रहे हैं नीचे से, वही उसमें ऊर्जा की जो मात्रा है, आवश्यकता होती है, उसी को संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो वापस देख लीजिए, एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम जो ठोस है या फिर बर्फ़ है, बर्फ़ पानी की बात करते हैं तो, या ठोस लिखते हैं तो, उसके गलनांक बिंदु पर दर में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। सेकेंड लाइन देखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पर जल के कणों की जो ऊर्जा होती है
उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। मतलब ये हमने यहाँ पे बीकर लिया है, ठीक है, और यहाँ पे ये हमने बर्फ़ के टुकड़े लिए हैं, ठीक है, और ये तापमान है 0 डिग्री और ऊपर है यहाँ पे पानी, इसका भी तापमान कितना है 0 डिग्री है। अब इसमें से अगर पूछ ले कि ऊर्जा किसकी अधिक है, इस यहाँ पे पानी की ऊर्जा अधिक है या फिर बर्फ़ की ऊर्जा अधिक है, तो ये जो जल है इसकी ऊर्जा क्या है अधिक है और इस बर्फ़ की ऊर्जा क्या है कम है। यही लाइन बता रही है कि जल के कणों की ऊर्जा जो होती है उसी तापमान पर 0 डिग्री पर ही बर्फ़ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। अब इसकी अधिक क्यों होती है, क्योंकि जो ये तापमान हम दे रहे हैं ना, वो अतिरिक्त ऊर्जा किसके पास है, वो जल के पास है, ना कि बर्फ़ के पास में। तो ये जो जल के कण हैं इनके पास में क्या है, अतिरिक्त ऊर्जा है, जिसको अपन गुप्त ऊष्मा कह रहे हैं। इसलिए जल के कणों की जो ऊर्जा है वो बर्फ़ के कणों की ऊर्जा से क्या है अधिक है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें आपको अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। आगे बढ़ते हैं हम। जैसे वापस यही लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्रीजिंग पॉइंट है यहाँ पे, इसको हम देख लेते हैं एक बार वापस। फ्रीजिंग या फिर मेल्टिंग पॉइंट जो कि सॉलिड बर्फ़ का होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और ये रूम टेम्परेचर पे लगभग 20 डिग्री या 25 डिग्री पे ये क्या होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें ये गैस बन जाता है, ठीक है। फ्रीजिंग, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग या मेल्टिंग पॉइंट है, और लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब क्वथनांक बिंदु है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं, ठीक है, जैसे ये बर्फ़ जल में बदल गया था, अब हम जल को और क्या दे रहे हैं, नीचे से ऊष्मीय ऊर्जा दे रहे हैं। जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेज़ी से गति करते हैं। अब पानी के जो कण होंगे वो अधिक तेज़ी से गति करेंगे, और एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर जो द्रव होता है वो गैस में बदलना शुरू हो जाता है। जैसे हम पानी को गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, जैसे ही तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा तो इसके जो कण हैं वो द्रव से किस में बदल जाएंगे, गैस में बदलना शुरू हो जाएंगे। तो ये बिंदु भी आपको ध्यान रखना है कि क्या हो रहा है, एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल जो होता है ना उसको तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं, और इस तापमान पर द्रव जो होता है गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना, क्वथनांक किसे कहते हैं। वायुमंडलीय दाब मतलब 1 atm पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल का जो क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है ये जल उबलने लग जाएगा, इसलिए इसको जल का क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। या जनरली किसी भी द्रव का क्वथनांक की बात करें तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जब द्रव जो है उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वथनांक समष्टि गुण है। समष्टि का मतलब है सारे जो कण है ना वो सारे जो है वाष्प में बदलना शुरू हो जाएंगे, इसलिए क्वथन जो है ना, क्वथनांक नहीं होना चाहिए, यहाँ वो शब्द होना चाहिए क्वथन, या क्वथनांक भी बोल सकते हैं। क्वथनांक एक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वह वाष्प में बदल जाते हैं। इसका मतलब यही है कि जो कण होते हैं उनके पास में इतनी एनर्जी आ जाती है कि द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदलना शुरू हो जाते हैं या वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए ये जो तापमान होता है मतलब क्वथनांक होता है, जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन, या फिर सेल्सियस में बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलते हैं, 273 में 100 जोड़ दिया हमने तो कितना आ गया, 373 केल्विन। तो आपको ये ध्यान रखना है, जल का क्वथनांक क्या याद रखेंगे आप, जल का क्वथनांक, जल का जो क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं। इसे उसी प्रकार परिभाषित कीजिए जैसे हमने संलग्न की प्रस्तुत ऊष्मा को परिभाषित किया था। हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को कैसे परिभाषित कर सकते हैं वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा है 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से,
कि 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प इसके कणों में उसी तापमान पर यानी पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। मतलब क्या कह रहा है ये, जैसे कि ये पानी है, ये बीकर है मान लीजिए, इसमें ये पानी है, ठीक है, और ये इसमें से जो है वाष्प निकल रही है। इसकी अगर हम बात करें 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ ये बात बताई जा रही है 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन कि जो भाप जो होता है, भाप के कणों में जो होती है वो पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। मतलब इसमें ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी, अधिक होगी, ऊर्जा जो होगी वो अधिक होगी, और इसमें जो पानी जो है उसमें ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। इसीलिए अगर हम एक तो गर्म पानी में हाथ डालते हैं और एक वाष्प में हाथ डालते हैं, मतलब भाप में हाथ डालते हैं, तो हमें जो गर्मी ज़्यादा महसूस होती है वो किस में होती है, भाप में होती है। इसका कारण क्या है, जैसे कि 100 डिग्री पे जब तक पूरा पानी जो है, ज़्यादातर पानी वाष्प में नहीं बदलेगा तब तक इसका तापमान कितना रहेगा, 100 रहेगा। तो हम नीचे से यहाँ पे बर्नर जला रहे हैं, यहाँ पे क्या था, बर्नर था नीचे, है ना। तो जो ये हम यहाँ से तापमान दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, तो वो ऊर्जा कहाँ जा रही है, फिर तापमान या ऊर्जा कहाँ जा रही है, तो वो ऊर्जा जो है वो अतिरिक्त ऊर्जा किस में है, जलवाष्प में। यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक्स्ट्रा एनर्जी है जो कि इसकी क्या कहलाती है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इसलिए ध्यान रखना आपको, वाष्प जो है या फिर भाप है, इसके कणों की जो ऊर्जा होती है वो पानी के कणों की अपेक्षा अधिक होती है उसी तापमान पर। तापमान क्या है, सेम है, ठीक है। जैसा कि अब मैं बर्फ़ में देखा था हमने कि ये एक फ्लास्क है, ठीक है, इसमें हम बर्फ़ के टुकड़े डाल रहे हैं और ये ऊपर एक जल है। तो बर्फ़ और जल में से जो सेम तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें ऊर्जा किस में ज़्यादा थी, वो पानी में ऊर्जा क्या थी, ज़्यादा थी, ठीक है, और इसमें ऊर्जा क्या थी, कम थी। तो वो कब वो कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है, क्योंकि यहाँ पे पानी में जो है क्या है, गुप्त ऊष्मा है, और यहाँ पे भाप में क्या है, अतिरिक्त ऊर्जा है, ठीक है। ऐसा इसलिए है, यहाँ वापस पढ़ रहा हूँ मैं, ऐसा इसलिए क्योंकि भाप के कणों में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली गई है। क्योंकि यहाँ पे जो भाप के कण हैं उसमें वाष्पीकरण की क्या है, गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण का मतलब है कि जो जल है उसका वाष्प में बदलना। इसलिए ये जो भाप के जो कण होते हैं उसमें ऊर्जा अधिक होती है पानी के कणों की तुलना में। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली जाती है। जो हम यहाँ से नीचे से ऊर्जा दे रहे थे, ऊष्मा दे रहे थे, वो ऊष्मा सारी किसने अवशोषित कर ली, यहाँ पे भाप ने अवशोषित कर ली है। इसलिए इसमें गुप्त ऊष्मा के रूप में जो है अधिक ऊष्मा है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सारी बातें अच्छे से याद रखनी है। तो जैसे हमने यहाँ पे संकलन की जो ऊर्जा जो है परिभाषित की थी कि एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम को गलनांक पर दर में बदलने की जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। वैसे कि वैसे यहाँ हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को भी परिभाषित कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि 1 एटमॉस्फेयर मतलब 1 वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम जल को उसके क्वथनांक पर, वहाँ पे गलनांक पर था, यहाँ है क्वथनांक पर। क्वथनांक मतलब 100 डिग्री, जल के लिए 100 पे हो जाएगा, जनरली बात करते हैं तो क्वथनांक पर, ठीक है। क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए, पूरा गैस में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, और आगे यहाँ पे कुछ परिभाषाएं हैं वो देख लीजिए। ठोस अवस्था से दर अवस्था में बदलना है तो हमें ऊष्मा इसमें देनी पड़ेगी। ठोस अवस्था को ऊष्मा देंगे तो ये दर अवस्था में बदल जाएगा, और दर अवस्था को ऊष्मा देंगे तो वो किस में बदल जाएगा, गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। और गैसीय अवस्था को अगर हम, गैस अवस्था है उसका तापमान अगर कम कर दे, शीतलता प्रदान कर दे उसको, तो वो वापस किस में बदल जाएगा, द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था को और ठंडा करेंगे, जैसे पानी को ठंडा करते हैं, बर्फ़ में फ्रीज में डालते हैं ना, तो वो बर्फ़ में बदल जाता है, मतलब ठोस अवस्था में बदल जाएगा। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। तो यहाँ से इतने हमने क्रियाकलाप किए, उसे हमें क्या पता चल रहा है कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा है कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे हैं कि जो सीधा ठोस से किस में बदल जाते हैं, गैस में, और गैस से सीधा किस में बदल जाते हैं, ठोस में, मतलब उनकी द्रव अवस्था आती नहीं है। ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे।
क्रियाकलाप देखते हैं 1.13। थोड़ा सा कपूर ले और इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली मतलब चाइना डिश में डाल देते हैं। एक हमने कपूर लिया है और उसका पाउडर बना के चीनी की जो मिट्टी की प्याली है उसमें हमने इसको कपूर को डाल दिया है। ठीक है, एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख देना है। ऐसे एक उल्टा कीप जो है हमें उसके ऊपर रख देना है। इस कीप के एक सिरे पर रुई का टुकड़ा डाल दीजिए। यहाँ पे हमने रुई का टुकड़ा आपको डाल देना है, रुई का टुकड़ा। अब धीरे धीरे गर्म करें और ध्यान से देखें उपयुक्त क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। नीचे आपको बर्नर लगा के धीरे धीरे इसको क्या करना है, गर्म करना है। ठीक है, तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। जैसे ये इस जो पाउडर था इसको हमने गर्म किया है तो ये द्रव अवस्था में नहीं बदलेगा, सीधा ठोस में बदल जाएगा। यहाँ पे आपको किनारों पे मिलेगा। ठीक है, तो पहले थोड़ी वाष्प बनेगी। ठीक है, और वाष्प अवस्था के बाद में सीधा ये किस में बदल जाएगा, ठोस अवस्था में बदल जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, द्रव अवस्था में नहीं बदलते, ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ये सीधे जो गैस से है सीधे ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। ठोस से सीधा गैस बनेंगे, जैसे ये वाष्प बना हुआ कपूर है, ठोस से सीधा द्रव नहीं बदला है, सीधा किस में बदल गया, गैस में बदल गया है। ये यहाँ पे गैस दिखाई दे रही होगी आपको। तो ठोस से सीधा किस में बदल गया है, गैस में। और जब गैस ठंडी होगी तो ये सीधा किस में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। किसी भी ठोस पदार्थ का द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना सीधा गैस में बदलना और गैस से सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया जो होती है, ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को तो क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मैंने यहाँ गलती कर दी। और गैस से सीधे ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। अगर गैस से वापस वो ठोस बदल रहा है उसको क्या कहेंगे, निक्षेपण कहेंगे। और ठोस से सीधा गैस में बदलना वो क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। दोनों चीज़ें अलग अलग है। वापस मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठोस से सीधा किस में बदलना, गैस में बदलना, वो तो कहलाता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, ये तो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया जो कपूर में देखी। और गैस से सीधा अगर वो ठोस में बदल रहा है तो उसको कहते हैं निक्षेपण। क्या कहेंगे, निक्षेपण कहेंगे। ठीक है, दोनों बातें अलग अलग है, ध्यान रखिएगा आप। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे दाब का प्रभाव। दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों के विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। उसके कणों के बीच में दूरी होती है, उसी कारण उनमें क्या होता है, अवस्था अलग होती है। जैसे ठोस में कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं, द्रव में थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैस में क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़ित करने पर क्या होगा। जैसे कि ये चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पे गैस के कण हैं दूर दूर और इसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है और उसको हम सिलेंडर पे भर के गैस को दबा रहे हैं, पिस्टन को। ठीक है, फिर पहले हमने थोड़ा सा दबाया यहाँ तक, फिर हमने और दबाया और फिर हमने और दबाया। क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। हाँ, जैसे ही हम पिस्टन को दबाएंगे तो कणों की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कण जो है वो पास पास आ जाएंगे। क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। हाँ, दाब बढ़ाने से या फिर घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। दाब के बढ़ने और ताप घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट। दाब को तो हमें क्या करना है, बढ़ाना है। दाब बढ़ाने से क्या होगा, कण पास पास आ जाएंगे। और तापमान को क्या करना है, घटाना है। तापमान घटाने का मतलब है कि वो कण ज़्यादा गतिशील नहीं होंगे, एक स्थान पर ठहर जाएंगे, जिससे गैस जो है द्रव अवस्था में बदल सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है, देखिए, जैसे कि ये गैस है ना, ये गैस के कण है, ये गैस के कण। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर लगाना दाब। मतलब दाब को तो जो है हमें बढ़ाना है। ठीक है, और तापमान को क्या करना है, उस तापमान को क्या करना है, कम करना है, जिससे ये कण जो है वो क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। पास पास आ जाएंगे तो ये तो अभी तो थे गैस, और अभी ये किस में आ जाएगी, द्रव अवस्था में आ जाएगी। जैसे कि हमारे घरों में जो सिलेंडर होता है एलपीजी का, उसमें गैस को जो है द्रवीय कृत अवस्था में बदला जाता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं उसको। तो गैस से द्रव में कैसे बदला जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। एक तो दाब को तो बढ़ाना है और तापमान को क्या करना है, कम करना है। दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कण पास पास आएंगे। और तापमान घटाने से क्या होगा कि कण जो है गति नहीं करेंगे। ठीक है ना,
कणों के बीच में जो गति हो रही थी, कण भाग रहे थे, वो भागेंगे नहीं, एक स्थिर पे हो जाएंगे, एक जगह पे स्थिर हो जाएंगे। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब पर एक दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर मतलब 1 atm हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। ये कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। जो ठोस CO2 होती है मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसे क्या किया जाता है, उच्च दाब पर, दाब जो है बहुत ज़्यादा लगाया जाता है और उच्च दाब पर इसको संग्रहित किया जाता है, क्योंकि CO2 गैस है और गैस को उसको ऊपर बहुत ज़्यादा दाब लगाना पड़ेगा, तभी वो क्या बनेगा, ठोस बनेगा। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट है, जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 atm मतलब 1 एटमॉस्फेयर हो तो CO2 जो है वो द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में बदल जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाई को शुष्क बर्फ या फिर ड्राई आइस कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। अगर हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको वायुमंडलीय दाब पर छोड़ेंगे ना, तो वो सीधा द्रव में नहीं बदलेगी, सीधा किस में बदल जाएगी, गैस में बदल जाएगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। दाब के द्वारा भी और तापमान दोनों के द्वारा उसकी जो अवस्था है वो तय होती है। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न यही बनता है कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, और इसको जो है उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। ये बिंदु आपको ध्यान रखना है। और दाब बढ़ाने और तापमान घटाने से जो है गैस को हम द्रव में बदल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको अवस्था परिवर्तन दिया हुआ है। अगर हम ठोस से अगर द्रव अवस्था में बदलना है, किसी ठोस को किस में बदल रहे हैं? द्रव अवस्था में। तो ठोस का द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? संगलन कहलाता है, या इसको गलन भी कहते हैं। तो ये बिंदु याद रखना है। ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? संगलन या फिर गलन कहते हैं। ठीक है। और द्रव अवस्था से वापस ठोस अवस्था में बदलना, इसको क्या कहते हैं? जमना कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। ये दोनों याद रखना है। ठोस से द्रव में गलन या संगलन, और द्रव से ठोस में जमना कहलाता है। द्रव से गैस में बदलना, द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। और गैस का वापस द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। ये संगलन है नहीं, ये संघनन है, दोनों बिंदु याद रखने हैं। द्रव का गैस में वाष्पीकरण और गैस का द्रव में संगलन। और ठोस से सीधा गैस, ठोस से सीधा किस में जा रहे? गैस में, तो उसको क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपतन। और गैस का सीधा ठोस में क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतराल रूपांतरण, ये बिंदु है। अब इसमें हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलना है। अब सेल्सियस में कैसे बदलते हैं? केल्विन में दिया हुआ सेल्सियस में बदलना है, तो आपको 273 घटाना है। ठीक है। तो पहले का ए लेते हैं हम, 300 केल्विन है, उसमें से क्या करेंगे? 273 घटा देंगे, तो ये किस में बदल जाएगा? डिग्री सेल्सियस में बदल जाएगा। तो 10 में से 3 गए 7, यहाँ बचा 9, 9 में 7 गए 2, यहाँ बचा 2, तो ये आ गया 27 डिग्री सेल्सियस। 7 3 10, 7 2 9 2, 300 हो गया। तो पहले का उत्तर हो गया 27 डिग्री सेल्सियस। बी करते हैं, 573 है, उसमें से 273 घटा देते हैं, तो ये आ गया 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो पहले का उत्तर हो गया। अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, 273 घटाना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे पदार्थ की अवस्था बतानी है। तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस पर जो पदार्थ होगा, मतलब जल होगा, उसकी जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? ठोस होगा, द्रव होगा या गैस होगा? तो 250 डिग्री सेल्सियस पर जल जो होगा वो क्या होगा? गैस में बदल जाएगा, जल वाष्प होगा। क्योंकि 100 डिग्री से ऊपर होता है तो वह जल वाष्प में बदल जाएगा। तो 250 डिग्री सेल्सियस पे वो किस में है? गैस अवस्था में। बी है 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो जल है वो जल भी हो सकता है, मतलब द्रव अवस्था में भी हो सकता है, द्रव अवस्था, और वो जो है वो जल वाष्प भी हो सकता है। क्योंकि 100 डिग्री पे वो जल वाष्प में भी बदल सकता है, मतलब गैस में हो सकता है, दोनों अवस्था हो सकती है। ये हमने पहले भी देखा था। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो जल मतलब द्रव अवस्था में भी हो सकता है और गैस अवस्था में भी हो सकता है। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? कोई भी पदार्थ की अवस्था है, जैसे बर्फ़ से पानी में बदल रहा है, तो उसकी अवस्था तापमान स्थिर क्यों रहता है? क्योंकि जितनी भी हम तापमान दे रहे हैं ना, वो अणुओं के बीच में आकर्षण बल है उसको तोड़ने में काम आ रही है, या फिर वो जो
बर्फ़ से जल में बदल रहा है तो वो ऊर्जा कौन ले रहा है? जल ले रहा है। तो तीसरे का उत्तर ये हो जाएगा। वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। अगर वायुमंडलीय गैस को हमको द्रव में बदलना है तो उसको गैस को क्या करेंगे, एक हम सिलेंडर में लेंगे, उसके ऊपर हम लगा देंगे पिस्टल, ठीक है। फिर दाब लगाएंगे और तापमान को क्या करेंगे? कम करेंगे। दाब बढ़ाएंगे, तापमान को कम करेंगे, तो वो जो वायुमंडलीय गैस है वो किस में बदल जाएगी? द्रव में बदल जाएगी। इसका उत्तर हम यहाँ देख लेते हैं। तीसरे का उत्तर देखते हैं पहले। तो तीसरा प्रश्न ये था कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, वो हमें देखना है इसका उत्तर। तो किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ को ऊष्मा प्रदान की जाती है। अवस्था परिवर्तन करेंगे तो क्या देंगे? ऊष्मा देंगे। और इस पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल को दूर करने के लिए ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है। जो आकर्षण बल होता है उसके बीच में, उसको दूर करना मतलब उसको कमज़ोर करना है, इसलिए उसका ऊष्मा का प्रयोग होता है। इस समयावधि में तापमान स्थिर रहता है और ये जो अतिरिक्त ऊष्मा है वो कणों द्वारा पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए गुप्त ऊष्मा के रूप में प्राप्त की जाती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ये जो ऊष्मा दे रहे हैं अतिरिक्त, वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी कणों के द्वारा ले ली जाएगी, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन करने के लिए गुप्त ऊष्मा के रूप में प्राप्त की जाए। जैसे बर्फ़ से पानी बदल रहा है, तो ये जितनी भी ऊर्जा दे रही है ना वो कौन ले रहा है? बर्फ़ ले रहा है। और बर्फ़ किस में बदल रहा है? पानी में बदल रहा है। तो ये ऊर्जा किसके पास है? अब पानी के पास में है, ठीक है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। चौथा प्रश्न था, वायुमंडलीय गैसों को एक सिलेंडर में ले जाया जाता है जिस पर पिस्टन लगा होता है। इसे ठंडा करने का मतलब है तापमान कम करके और उस पर दाब डालकर गैसों को द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। अब 1 ATM क्या होता है उसके बारे में बताया गया। एटमॉस्फेयर मतलब ATM गैसीय दाब के मापन का मात्रक, ये दाब का मात्रक है। और जबकि दाब का SI मात्रक क्या है? पास्कल है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। दाब का SI मात्रक क्या है? दाब का SI मात्रक क्या है? पास्कल है। और एक जो ATM है 1 एटमॉस्फेयर, एक वायुमंडलीय दाब जो होता है वो 1.01 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ये भी याद रखना है। 1 ATM मतलब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है वो 1.01 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। वायुमंडल में जो वायु का दाब होता है उसी को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। पूछ ले वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो वायुमंडल में जो वायु दाब डालती है उसी को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और समुद्र की सतह पर जो वायुमंडलीय दाब होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है। समुद्र की सतह के ऊपर वायुमंडल का जो दाब होता है उसी को क्या कहते हैं? 1 ATM कहते हैं। इसकी सामान्य दाब भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाष्पीकरण। ये भी इम्पोर्टेंट अच्छा टॉपिक है, वाष्पीकरण। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है क्या? हर बार हमें अगर पदार्थ की अवस्था बदलनी है तो क्या हर बार ऊष्मा या दाब बदलना जरूरी है क्या? क्या अपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे ही वे क्या कोई द्रव वाष्प में बदल सकता है? आप अपने दैनिक जीवन में ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हो कि क्वथनांक पर नहीं पहुँच रहा है और कोई द्रव जो है वो सीधा वाष्प में बदल रहा है, ठीक है। इसका उदाहरण है जैसे कि हमने कपड़े सुखाए है ना, कपड़े सुखाए तो थोड़ी देर बाद में कपड़े सूख जाते हैं। तो कपड़े में क्या था? पानी था, जल था, और वो किस में बदल गया? वाष्प में बदल गया है, ठीक है। तो क्या हमने उसको तापमान दिया है क्या? नहीं दिया है। वो जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जो है वो वाष्प में बदल गया है, ठीक है ना। जल को खुला छोड़ने देने पर ये धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ? जल जो है वाष्प में बदल के जो है उड़ गया है। इसका कारण क्या है? जैसे कि समझिए आप, जैसे कि ये मान लीजिए कि पानी है, ये पानी एक जगह इकट्ठा हुआ है सड़क पर। मान लीजिए आप, बरसात होती है, सड़क पे पानी इकट्ठा हो गया, तो ये जो सरफेस पे कण होते हैं, सरफेस पे जो सतह पे सबसे ज़्यादा ऊपर कण होते हैं, यहाँ से ऊपर जो होता है, यहाँ पे वातावरण में क्या होता है? तापमान होता है, गर्मी होगी, वहाँ से ये क्या लेंगे? एनर्जी लेंगे, ठीक है। और ये एनर्जी लेंगे तो इनके पास में जो है आकर्षण बल जो है नीचे वाले कणों से क्या आकर्षण बल कम है, तो ये कण क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, मतलब ये वाष्प में बदल के उड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो इनको इतना तापमान देने की जरूरत नहीं है, थोड़े से तापमान के कारण ये अपना कण जो है वो स्वतंत्र होकर फ्री हो जाते हैं। हम जानते हैं कि किसी पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। हम जानते हैं कि कण हमेशा गतिशील होते हैं, कभी रुकते नहीं है। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। एक अगर निश्चित तापमान है तो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, उसके कणों में थोड़ी सी विभिन्न मात्रा में ऊर्जा तो होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। अभी मैंने बताया था कि सरफेस पे जो कण होते हैं, सतह पर जो कण होते हैं, इनके पास में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वो दूसरे कणों से क्या हो जाते हैं? फ्री, मुक्त हो जाते हैं। और क्वथनांक से कम तापमान पर
जल के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक मतलब कि जैसे मान लीजिए जल का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री है, तो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान देने की जरूरत नहीं है। इससे कम तापमान पर भी जो है ये पूरा वाष्प में बदल, ऊपर वाले जो सतह है ना, धीरे धीरे वो वाष्प में बदलती जाएगी। एक सतह जाएगी फिर दूसरी, ऐसे ऐसे पूरा पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो वाष्पीकरण में क्वथनांक में यही अंतर है। क्वथनांक में जो वाष्प में बदलता है ना, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बदलता है, जबकि ये जो वाष्पीकरण है इसमें 100 डिग्री से कम पे होता है। ठीक है, तो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वापस देख लीजिए। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर द्रव, गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है, और द्रवों में जो सतह पर स्थित कण होते हैं उनमें कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद में ये हमारी परिभाषा है जो वाष्पीकरण की हो जाएगी। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक, जितना क्वथनांक होना चाहिए, जैसे पानी का 100 डिग्री सेल्सियस है, इससे कम तापमान पर अगर द्रव जो है वो वाष्प में बदल रहा है तो इसको क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रियाएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है, वाष्पीकरण क्या होता है। नेक्स्ट हमारा बिंदु है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसे समझते हैं। क्रियाकलाप 1.4, एक परत नली में 5 ml जल ले और इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख देना है। आपको एक परत नली लेनी है इस प्रकार से, ठीक है, और इसमें जो है 5 ml क्या करना, पानी लेना है। इसमें खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे खिड़की को, एक फिर ऐसी प्याली लेनी है आपको। ठीक है, इस प्रकार से प्याली लेनी है और इसमें भी क्या करना, 5 ml पानी रखना है आपको। खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे अपनी कक्षा की किसी अलमारी के अंदर रख दे। कमरे का तापमान नोट कीजिए। अब तापमान आपको नोट करना है। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी नोट कीजिए। ये पानी जो है कितने समय में उड़ता है वो आपको नोट करना है। बारिश के दिन भी इन क्रियाकलापों को करके अपने परीक्षण लिखिए। वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्र और वायु की चाल, ये सब जो फैक्टर है वो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। तो ये जो हमने एक परत नली में पानी लिया और एक चीनी मिट्टी की प्याली में पानी लिया है, तो हम देखेंगे कि जो ये जो प्याली है ना, इसमें जो वाष्पीकरण है वो ज़्यादा होगा। इसमें वाष्पीकरण क्या होगा, जल्दी होगा, क्योंकि इसमें पानी जो है ज़्यादा फैला दिया हमने, मतलब सतही जो क्षेत्र है ना वो बढ़ गया है, इसलिए इसमें वाष्पीकरण क्या होगा, ज़्यादा होगा। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ में बढ़ती है। जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ेगी वाष्पीकरण भी बढ़ता जाएगा। देखिए सबसे पहला बिंदु है वाष्पीकरण का, वो है सतह क्षेत्र बढ़ाने पर। अगर सतह क्षेत्र बढ़ रहा है तो वाष्पीकरण का क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते, एक तो कपड़ा आप इकट्ठा करके सुखा दो और एक कपड़ा फैला के सुखाओ, तो कपड़ा फैला के सुखाएंगे तो उसमें जो है वो क्षेत्र जो है बढ़ जाएगा, जो सतही क्षेत्रफल है ना वो बढ़ जाएगा, जिससे कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, सतह क्षेत्र बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। दूसरा है तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ाने पर भी अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। अगर तापमान ज़्यादा है, धूप ज़्यादा है, तो कपड़े जो है जल्दी सूख जाएंगे, और धूप कम है तो कपड़े थोड़ा लेट सूखेंगे, है ना। तो तापमान बढ़ाएंगे तो भी, तापमान बढ़ाने से क्या होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ने से जो सतही जो कण है, पानी के, जल के कण हैं, वो जो वाष्प में बदल के उड़ जाएंगे। तो दो बिंदु है आपके, सतह क्षेत्र बढ़ने पर भी वाष्पीकरण बढ़ता है और तापमान में वृद्धि करने पर भी बढ़ता है। नेक्स्ट बिंदु है आर्द्रता में कमी। आर्द्रता क्या होती है, वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। हमारे सारा और जो वायुमंडल होता है, वायु होती है, उसमें अगर जल वाष्प मतलब पानी जो भाप के रूप में होता है, अगर उसकी मात्रा होती है, उसी को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बारिश का जब मौसम होता है ना, उसमें कपड़े जो है थोड़ा लेट सूखते हैं। क्यों, बारिश के समय क्या होती है कि आर्द्रता ज़्यादा होती है। आर्द्रता का मतलब हमारे चारों ओर वाष्पीकरण क्या है, मतलब जल वाष्प क्या ज़्यादा है, और कपड़े में से जो पानी है उसको अब लेगा कौन, क्योंकि आसपास जो है, जैसे ये कपड़ा सुखा दिया हमने, कि यहाँ पे मान लीजिए कपड़ा सुखा दिया ऐसे, है ना, और ये चारों तरफ वातावरण है, यहाँ पे पहले से ही जल वाष्प है, ठीक है, पहले से ही क्या है, जल वाष्प है। अब यहाँ जो सतह पे जो कण है, इनको लेने की इनकी कैपेसिटी है ही नहीं, ये ले ही नहीं सकते, क्योंकि जल वाष्प पहले से ही ज़्यादा है, इसलिए वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है,
ये इसमें आपको ध्यान रखना है। अगला बिंदु है वायु की गति में वृद्धि। देखते हैं कि जब वायु तेज चलती है तब कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। कपड़े का उदाहरण आप ध्यान रखें, सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। जैसे वापस देखिए, ये कपड़ा सूख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये जो कण है, यहाँ पे जो है ये कण आ गए, जल वाष्प बन गई। ठीक है, जल वाष्प यहाँ पे ये कपड़े सूख के आ रही है, यहाँ से तेज हवा आ रही है। तेज हवा क्या करेगी, इन जल वाष्प के कणों को अपने साथ लेके चली जाएगी। फिर यहाँ पे जो ये जल वाष्प थी यहाँ वाली, ये खाली हो जाएगी। यहाँ पे स्थान क्या हो जाएगा, खाली। खाली होगी तो वापस यहाँ से जो जल वाष्प यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इसलिए जो है वो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। तो वाष्पीकरण क्या होता है वो आपको मैंने बता दिया है कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। और वाष्पीकरण जो है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, एक तो सतह क्षेत्र बढ़ने पर, सतह क्षेत्र बढ़ेगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगी। तापमान बढ़ेगा तो भी वाष्पीकरण बढ़ेगा। आर्द्रता में कमी होगी तो भी वाष्पीकरण बढ़ेगा। आर्द्रता ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। और वायु की गति अगर तेज है तो भी वाष्पीकरण क्या होगा, जल्दी होगा। नेक्स्ट कुछ बिंदु और है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। वाष्पीकरण के कारण हमें ठंडा महसूस होता है। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। खुला अगर कोई बर्तन है उसमें द्रव रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, उसका निरंतर क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। तो होता क्या, देखिए, वाष्पीकरण हो जाता है, उसके कारण कम हुई ऊर्जा जो होती है वो पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के जो कण होते हैं अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। जैसे वाष्पीकरण हो गया तो वो कण होते हैं ना, अपने आसपास की ऊर्जा को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार आसपास से ऊर्जा अवशोषित करने के कारण शीतलता हो जाती है। जब आप एसीटोन, एसीटोन क्या होता है, ये नाखूनों की पॉलिश हटाने वाला द्रव है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, नाखूनों की पॉलिश हटाने में किसका उपयोग किया जाता है, एसीटोन का। जब हम एसीटोन को अपने हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, इसके कण जो होते हैं वो आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। जैसे ये हमारा हाथ है ना, ये हमारा हाथ है, इसके ऊपर हमने क्या डाल दिया, एसीटोन डाल दिया। ये एसीटोन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो हथेली में जो तापमान है, यहाँ हथेली का जो तापमान है, ये आसपास जो भी टेम्परेचर है वो कौन लेगा, यहाँ पे ये एसीटोन ले लेगा। ठीक है, और एसीटोन जो है लेके क्या हो जाएगा, इसका वाष्प बदल जाएगा, वाष्प में ये उड़ जाएगा, जिससे हमारे जो हथेली थी ना, इसका तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे हमें क्या मिलती है, शीतलता अनुभव होती है। इस समय लगता है कि हमारी हथेली क्या हो गई, ठंडी हो गई। तो ये भी किसके कारण हुआ, ये वाष्पीकरण के कारण हुआ है, क्योंकि एसीटोन ने जो ऊर्जा ली है वो हमारे हथेली से ली है या आसपास से ली है, जिससे कि वो वाष्पीकृत हो गया है और हमारे हथेली का तापमान क्या हो गया, कम हो गया, जिससे हमें शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले दिन, गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। देखो, जब तेज़ गर्मी होती है या टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो लोग क्या करते हैं, अपनी छत या फिर खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो गर्म सतह को शीतल कर देती है। जैसे ये मान लीजिए एक दीवार थी, बहुत ज़्यादा गर्म है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पानी छिड़क दिया। ठीक है, तो ये जो इस दीवार में तापमान था, गर्मी थी, वो तापमान किसने ले लिया, इस पानी ने ले लिया, और पानी जो है वाष्प में बदल के जो है उड़ गया, ऊपर उड़ गया। तो यहाँ पे जो दीवार थी उसका तापमान क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, इसलिए हम जो ये दीवार की जो सतह थी वो क्या होगी, शीतल बन जाएगी। ये भी किसके कारण हो रहा है, वाष्पीकरण के कारण हो रहा है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं, और हम इसके उदाहरण और दे सकते हैं, वो हम आगे देखते हैं। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। गर्मी में क्या होता है कि हमें पसीना ज़्यादा आता है, आपको पता ही, और शीतलता महसूस होती है। अब शीतलता महसूस क्यों होती है, इसका कारण जानते हैं हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण के कारण ही ये हमें शीतलता महसूस होती है। इसके कारण क्या होता है कि जो द्रव की सतह होती है उसके कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। जैसे हमारे सूती कपड़े पहने हुए, हमारा पसीना कौन सूखेगा, सूती कपड़े सोख लेंगे, और कपड़े के जो सतह के ऊपर जो होगा वो हमारे आसपास की ऊर्जा लेगा, है ना, शरीर की ऊर्जा लेगा। शरीर जो गर्म है, तापमान ज़्यादा है, तो शरीर की ऊर्जा जो है वो जो
सूती कपड़े की जो सतह है उसके ऊपर जो कण है वो ले लेंगे, और वो जो कण ऊर्जा लेके क्या हो जाएंगे, वाष्प में बदल जाएंगे, जिससे हमारे शरीर का तापमान कम हो जाएगा और हमें जो है शीतलता अनुभव होगी। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा या फिर गुप्त ऊष्मा के बराबर उसमें ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। जो वाष्पीकरण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, वही ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित की जाती है, जिससे हमारा शरीर शीतल हो जाता है। क्योंकि सूती कपड़े पहनने का कारण ये है कि इसमें जल का अवशोषण क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। सूती कपड़े जल को ज़्यादा अवशोषित करते हैं, तो उसमें जो अवशोषण कौन करेगा, सूती कपड़ा करेगा। और सूती कपड़े के ऊपर जो जल होगा, सतही जल, वो हमारे शरीर की गर्मी या फिर शरीर से ऊर्जा लेगा, जो जिससे वहाँ पे क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा और शरीर हमारा जो है शीतल हो जाएगा। तो ये इसका मेन कारण है। अगला बिंदु है, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है। जैसे कि हम कोई फ्रिज से बोतल निकालते हैं और उसको हम बाहर रखते हैं, तो थोड़ी देर बाद हमें बोतल के चारों ओर क्या देगी, जैसे ये बोतल है, यहाँ पे ये पानी की बोतल है ना जी, ये जल से भरी हुई है। इसको हम बर्फ़ से जल थोड़ा बाद निकालते हैं, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे इसके चारों तरफ जो है वो पानी की बूंदें दिखाई देती है। किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेगी। वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आती है। ये क्यों होता है, क्योंकि वायु में क्या होती है, जल वाष्प होती है, और जल वाष्प जो है वो ठंडे पानी के संपर्क में आएगी, तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये द्रव अवस्था में बदल जाता है, जिससे हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं वातावरण में, तो यहाँ चारों तरफ क्या है, जल वाष्प है। ये यहाँ पे क्या है, जल वाष्प है, मतलब जल में वाष्प की मात्रा है। ये यहाँ पे अगर इस ठंडी सतह के संपर्क में आएगी, तब ये जो वाष्प थी इसका तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये किस में हो जाएगा, जल में, वाष्प जो है किस में बदल जाएगी, जल में बदल जाएगी, इसलिए हमें वो जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। अब कुछ प्रश्न पूछे गए, वो देखिए, हम इसके आंसर देखते हैं। गर्मी या शुष्क दिनों में कूलर जो है अधिक ठंडा क्यों हो जाता है। देखो कूलर में क्या होता है, मान लीजिए ये कूलर की दीवार है ना, ये एक कूलर की दीवार मानते हैं, और इसमें जो है घास फूस लगी हुई होती है, ठीक है, और यहाँ पे जो है लगातार क्या होता है, पानी आता है इसमें ऊपर से, जो है आपको पता ही कूलर में क्या आता है, लगातार पानी आता है, ठंडा पानी आता है, या पानी मान लीजिए, पानी जो है लगातार पानी की बौछार होती रहती है। अब क्या होगा कि वातावरण में जो है यहाँ पे हवा है, ठीक है, वो हवा जो है इसमें से पास होगी, हवा यहाँ पे क्या है, कंपेरिजन में गर्म है, ठीक है, तो ये जो पानी आ रहा है ना, ये पानी क्या करेगा, इस हवा से जो ऊर्जा है वो पानी ले लेगा, और इस कूलर के अंदर जो है वो ठंडा वातावरण हो जाएगा, और जिससे हमें ठंडी हवा मिलेगी। तो ये यहाँ पे जो पानी ले रहा है ना, ये ऊर्जा को, इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा। तो पानी जो है वो हवा की जो गर्मी है ना, वो तापमान लेके वो वाष्प में बदल जाएगा, जिससे वो ठंडा हवा जो है ठंडी हो जाएगी, इसलिए हमें वो कूलर ठंडा हवा देता है। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये घड़ा है, ठीक है, इसको ऐसे बना लेते हैं, मान लीजिए ये घड़ा है, ठीक है। अब घड़े में आपने देखे होंगे, यहाँ पे घड़े में क्या होता है, बहुत सारे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। तो इन छिद्रों के द्वारा क्या होता है कि जो वाष्पीकरण है ना, वो इन छिद्रों के द्वारा वाष्पीकरण होता रहता है, और ये जो जल है वो ऊर्जा कहाँ से लेता है, अंदर वाले जल से लेता है। अंदर मान लीजिए आपने गर्म जल डाला है, तो वहाँ से गर्म जल से वो ऊर्जा है वो बाहर वाले कण ले लेंगे, और कण लेके क्या करेंगे, वो वाष्प में बदल के उड़ जाएंगे। तो ये वाष्पीकरण होता रहेगा, और ये जल जो अंदर वाला जल है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। जैसे ही हमें हाथ पे जो है, ये हाथ पे मान लीजिए इत्र डाला हमने, तो हाथ की जो उष्मा है वो कौन ले लेगा, एसीटोन ले लेगा, जिससे हमारा हाथ जो है वो एसीटोन जो है वाष्प में बदल के उड़ जाएगा और हमारा हाथ ठंडा हो जाएगा। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कप है, ठीक है, और ये कप है मान लीजिए ऐसा, और एक ये हमारे पास में प्लेट है, ठीक है, एक हमने इसमें चाय डाली है और एक ये हमने, या गर्म दूध मान लीजिए, ये दूध मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें जो है वो चाय जल्दी प्लेट में जल्दी क्यों हो जाती है, क्योंकि ये जो क्षेत्रफल है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो यहाँ पे सतही जो क्षेत्रफल है वो यहाँ बढ़ जाएगा। सतही क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण जो है वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, और ये जल्दी ठंडी हो जाएगी। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि उसमें वाष्पीकरण जो है जल्दी होता है।
अब इन प्रश्नों के सारे उत्तर हम अच्छे से देख लेते हैं। समझा मैंने दिया, अब बस रीडिंग मारनी है। गर्म या शुष्क दिन में वायु में नमी या आर्द्रता क्या होती है? कम होती है। जब गर्म या शुष्क दिन होता है तो वायु में आर्द्रता क्या होगी? कम होगी। और तापमान क्या होता है? अधिक होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर जो है बढ़ जाएगी। अगर तापमान अधिक है तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि तापमान बढ़ने और आर्द्रता घटने पर वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाती है। तथा हम जानते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो शीतलता उत्पन्न हो जाएगी। अतः कूलर के अंदर से ठंडी हवा कमरे में फैलकर ठंडक प्रदान करती है। तो ये इसका मेन कारण है। दूसरा प्रश्न था, घड़े में बहुत अधिक संख्या में क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, जैसे पानी बाहर रिसता रहता है ना, वाष्पीकरण होता रहता है तथा इसका वाष्पीकरण हो जाता है। इसी तरह मटके के ऊपर पानी बाहर आता रहता है और वाष्पीकरण में कम हुई ऊर्जा को पुनः वाष्पीकरण में जो ऊर्जा कम हुई उसको पुनः मटके या घड़े और शेष बचे जल से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में ले लेता है। जैसे यहाँ पे घड़े की ये सतह है, मान लीजिए, सॉरी, ये घड़ा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जो ये वाष्पीकरण हो रहा है, ठीक है। वाष्पीकरण से क्या हो जाएगी? यहाँ पे ऊर्जा कम होगी और वापस वो ऊर्जा कहाँ से ली जाएगी? अंदर जो पानी है ना, उसी से शेष बचा जो जल है उससे वाष्पीकरण जो गुप्त ऊष्मा वो ली जाएगी। ये प्रक्रिया जो चलती रहती है, चूंकि घड़े एवं जल से ऊष्मा अवशोषित होती रहती है और वाष्पीकरण होता रहता है, इसलिए मटके या घड़े का जल ठंडा हो जाता है, इसलिए वो ठंडा हो जाएगा। अगला था, एसीटोन को जो हथेली पे रखते हैं वो ठंडा क्यों हो जाती है? हथेली, एसीटोन पेट्रोल या फिर इत्र डालने पर हमारी हथेली इसलिए ठंडी हो जाती है क्योंकि इसके कण जो होते हैं वो हथेली या आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है और वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है। ये इसका मेन कारण क्या है? वाष्पीकरण है। अगला था, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेट की सतह को क्षेत्रफल जो कप की सतह के क्षेत्रफल से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। प्लेट में जो सतही क्षेत्रफल है वो बढ़ जाएगा और जितना अधिक सतही क्षेत्रफल होगा वाष्पीकरण उतना ही जल्दी होगा, जिससे दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाती है और इस तरह हम प्लेट से दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। ये इसका मेन कारण है। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? गर्मियों में हमें हल्के रंग वाले सूती कपड़े पहनने चाहिए। हल्के रंग वाले कपड़े ऊष्मा अवशोषित नहीं करते हैं तथा सूती कपड़ों में छिद्र होते हैं, जिससे पसीना अवशोषित हो जाता है और वाष्पीकरण तेजी से हो जाता है। इस प्रक्रिया में हमारी त्वचा से वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा ली जाती है, गुप्त ऊष्मा किससे ली जाएगी? हमारे त्वचा से ली जाएगी। इस तरह त्वचा से ऊष्मा निकलने के कारण ठंडक एवं आरामदायक महसूस होता है। तो ये हमने सब इसमें प्रश्नों का उत्तर देख लिए। अब हम देखेंगे आपने क्या सीखा, इस चैप्टर से आपने क्या सीखा है वो हम पढ़ते हैं। द्रव्य मतलब पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ये हमने देख लिया था। हमारे आसपास द्रव्य जो है 3 अवस्थाओं में होता है, ठोस, द्रव एवं गैस। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, गैस के कणों में सबसे कम होता है और द्रव के कणों में जो है इन दोनों के मध्यवर्ती होता है। ठोस के कणों में ठोसों को नीत करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा जो होती है न्यूनतम होती है। ठोसों में जो है जो रिक्त स्थान है वो भी न्यूनतम होगा और ऊर्जा भी क्या होगी? न्यूनतम। और गैसों के लिए जो है अधिकतम होता है ये रिक्त स्थान और द्रवों के लिए जो है मध्यवर्ती होता है। ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था क्या होती है? अत्यधिक क्रमित होती है, लगातार होती है। द्रव में कणों की जो है परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है, स्खलित हो सकती है और गैसों में कोई भी क्रम नहीं होता है और इनके कण जो होते हैं वो अनियमित रूप से विचरण करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है? अंतः परिवर्तित होती है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में इसको बदला जा सकता है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन जो प्रक्रम होता है इसमें ठोस पदार्थ जो है द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ही गैसीय अवस्था में आ जाता है, इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। निक्षेपण प्रक्रम में क्या होता है कि गैसीय पदार्थ जो होता है वो सीधे ठोसीय अवस्था में आ जाता है। क्वथनांक की समष्टि परिघटना, जिसमें समष्टि के कण मतलब समस्त कण जो है द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। वाष्पीकरण क्या है? ये एक सतह की परिघटना है। सतह के कण जो होते हैं वो पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के आकर्षण बलों को पार कर जा लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। एक तो सतही क्षेत्रफल पर, जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है, तापमान पर, आर्द्रता पर और वायु की गति पर निर्भर करती है। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो ताप की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने हेतु होती है। ये गुप्त ऊष्मा होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का ये परिभाषा है कि ताप की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने हेतु प्रयोग में ली जाती है। और संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस के उसके संगलन बिंदु मतलब गलनांक बिंदु पर
लाने के लिए प्रयोग में ली जाती है। कुछ मापने योग्य राशि और उनके मात्रक जो है जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए। कुछ राशि है और इनके मात्रक है। जैसे तापमान का जो मात्रक है वो है केल्विन, जिसको कैपिटल के से दर्शाते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर है, जिसको स्मॉल एम से दर्शाते हैं। संहति का मतलब है द्रव्यमान, जिसको किलोग्राम में दर्शाते हैं। और केजी इसका मात्रक है। भार को संहति का द्रव्यमान बता दिया। और भार का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है, कैपिटल एन से दर्शाते हैं। आयतन को घन मीटर में लिखते हैं, मीटर की घात 3 मीटर क्यूब बोलते हैं। घनत्व को लिखते हैं किलोग्राम प्रति घन मीटर, केजी मीटर की पावर -3। और दाब का मात्रक होता है पास्कल, जिसको पीए लिखते हैं। अब हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न, जो आपके चैप्टर के लास्ट में दिए हुए अभ्यास प्रश्न, इनके हम उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। तो हम पहले का ए करते हैं, सेल्सियस में कैसे बदलते हैं। ये प्रश्न हमने पहले भी शायद देख लिए थे, वापस देख लेते हैं। अगर केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तो आपको उसमें से क्या करना है, 273 घटाना है। तो इसमें से 273 घटा देते हैं 300 में से। 10 में से 7 गए, सॉरी 3 गए 7, 9 में से 7 गए 2, तो ये आ गया 27 डिग्री सेल्सियस। पहले का बी देखते हैं, 573। तो 573 में से 273 घटा देते हैं, तो ये आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन से डिग्री जाने में अपन को 273 घटाना होता है। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न का उत्तर। निम्नलिखित तापमानों को केल्विन में परिवर्तित कीजिए। केल्विन में परिवर्तन करना है तो आप क्या करिए, इसमें 273 जोड़ दीजिए। तो 25 में 273 जोड़ देते हैं, तो 5 और 3 8, 27 और 2 29, 298 केल्विन हो जाएगा ये। और 373 है, इसमें क्या करेंगे हम 273 जोड़ देंगे। तो 3 और 3 6, 7 और 7 14, 3 2 5 और 1 6, तो ये हो गया 646 केल्विन। ठीक है, तो केल्विन से अगर सेल्सियस में जाना है 273 घटाना है, और सेल्सियस से अगर केल्विन में जाना है 273 जोड़ना है। अब कुछ प्रश्न है जिनके उत्तर मैं सीधे ही आपको बता रहा हूँ, काफ़ी एक्सप्लेन मैंने आपको पहले ही कर दिया था, तो इनके हम सीधे ही उत्तर देखेंगे। ये चीज़ें पहले समझे ही हुए सब, इसके सारे उत्तर देखने में। निम्नलिखित अवकलनों हेतु कारण बताना आपको। नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ में छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। नेफ्थलीन की जो गोलियां हैं हम कपड़े में डालते हैं, तो कुछ समय बाद वो ठोस अवस्था में होती है, कुछ समय बाद में वो उड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो नेफ्थलीन होता है वो द्रव अवस्था में आए बिना सीधा गैस में बदल देता है। ये होता है उद्रपातन के कारण। तो इसका रीजन पढ़ते हैं हम। नेफ्थलीन एक वाष्पशील ठोस पदार्थ है जो ठोस से द्रव अवस्था में आए बिना सीधे ही गैस अवस्था में बदल जाता है। तो ये उद्रपातन का उदाहरण है। उद्रपातन में आपको याद रखना, एक तो कपूर। उद्रपातन की घटना में आप क्या क्या याद रखेंगे, एक रखेंगे कपूर, एक आप याद रखेंगे नेफ्थलीन या नेफ्थलीन, ठीक है, और एक याद रखेंगे आप CO2, वो भी कौन सा, ठोस CO2। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी, क्योंकि ठोस CO2 जो होती है वो सीधे ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाती है। तो नेफ्थलीन एक वाष्पशील ठोस पदार्थ है जो ठोस से द्रव अवस्था में आए बिना ही गैस में बदल जाता है, जिसे उद्रपातन क्रिया कहते हैं। अतः कुछ समय बाद ये ठोस पदार्थ छोड़े बिना हवा में वाष्प बनकर उड़ जाता है। दूसरा प्रश्न हमें, इत्र की गंध बहुत दूर बैठे भी पहुंच जाती है, क्योंकि इत्र के कण हवा के साथ में फैल जाते हैं और इनके कण जो है गतिशील होते हैं। इत्र एक वाष्पशील द्रव होता है जो तेजी से वाष्प में बदल जाता है। इत्र वाष्प में बदल जाएगा और वायु के कणों के साथ मिलकर सभी दिशाओं में तेजी से विसरित हो जाएगा। यही कारण है कि इत्र की गंध बहुत दूर बैठे भी हमारे नाक तक पहुंच जाती है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करना। आकर्षण बल ज़्यादा किस में है, तो आपको पता है आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है ठोस में, फिर होता है द्रव में, फिर होता है गैस में। तो इसमें जल, चीनी और ऑक्सीजन, तो सबसे कम आकर्षण बल होगा इसमें ऑक्सीजन, क्योंकि गैस है। उससे ज़्यादा आकर्षण बल होगा जल में, और सबसे ज़्यादा किसमें होगा, चीनी में। कारण ऑक्सीजन एक गैस है और जिसमें कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, न्यूनतम होता है। द्रव जैसे जल में गैसों से अधिक होता है, और ठोस चीनी जिसमें कणों के बीच सर्वाधिक मजबूत आकर्षण बल होता है। तो ये इसका क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस जो है ये कमरे का तापमान है, जिसपे ये जल जो होगा वो किस अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में होगा। ये आपको ध्यान रखना है। 25 डिग्री पे किस अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में होगा। अगला 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे ठोस अवस्था में भी हो सकता है और द्रव अवस्था में भी हो सकता है, दोनों याद रखना। 0 डिग्री सेल्सियस जिसपे ये ठोस मतलब बर्फ़ भी हो सकता है, और द्रवीय अवस्था मतलब जल में भी हो सकता है, क्योंकि जल का जो हिमांक होता है, हिमांक का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, या जिस
तापमान पे जल जो है बर्फ़ में बदल जाता है। तो हिमांक और बर्फ़ का जो गलनांक है वो क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये इसका कारण। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है जल जो होता है वो द्रव में भी हो सकता है और वाष्प में भी हो सकता है, दोनों ही अवस्था में वो हो सकता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे द्रवीय अवस्था मतलब उबल रहा है या फिर गैसीय अवस्था बोलते हैं, दोनों संभव हो सकता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस ये जल का क्वथनांक भी है और 100 डिग्री सेल्सियस पर ये जल वाष्प में भी परिवर्तित हो सकता है। तो दोनों ही अवस्था में हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, पुष्टि है तो कारण देना, आपको कारण बताना है इसमें। प्रश्न ये है कि जल जो होता कमरे के ताप पे दर है, इसका कारण क्या है। दूसरा प्रश्न है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, इसका कारण क्या है। तो इसका उत्तर देखते हैं। जल जो है कमरे के ताप पर दर है, क्योंकि जल का जो हिमांक है, हिमांक का मतलब है ये जिस ताप पे जमता है, ठीक है, और क्वथनांक है वो क्या है, 100 है। तो जल का जो हिमांक है वो तो है 0 डिग्री सेल्सियस, जबकि कमरे का तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और क्वथनांक क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब जिस पर ये वाष्प में बदल जाता है। तो न तो ये 0 है ना ये 100 है, इसलिए द्रव अवस्था में। साथ ही जो जल होता है इसका निश्चित क्या होता है, आयतन होता है, परंतु आकार निश्चित नहीं होता। इसलिए जल को जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी का आकार ले लेता है, इसलिए ये द्रव अवस्था में होता है। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, क्यों है, क्योंकि जो लोहा होता है इसका गलनांक पॉइंट कमरे के ताप से बहुत अधिक होता है। कमरे का ताप पर तो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस है, जबकि गलेगा कब, लोहा अब गलित अवस्था में हो नहीं सकता, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा तापमान पर ये गलेगा, इसलिए ये ठोस अवस्था में रहता है। और इसका आकार निश्चित होता है और आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। और लोहा दृढ़ है और ये बहता नहीं है, इसलिए ये ठोस अवस्था में होता है। लोहे की अलमारी जो है इसलिए कमरे के ताप में ठोस अवस्था में होती है, ये इसका मेन कारण है। अगला 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। अधिक जो शीतलता का प्रभाव होगा वो किस में होगा, बर्फ में होगा। तो इसका कारण समझते हैं। 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जिस किसी पदार्थ या माध्यम से गुप्त ऊष्मा लेती है जो पहले इसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है। जैसे हम नीचे बर्नर लगा देते हैं तो उससे हमें वो उसको ऊर्जा मिलेगी। फिर ताप में क्या होता है, वृद्धि करता है, परंतु इसी ताप पर जल केवल ताप में वृद्धि के लिए ही ऊष्मा प्राप्त करता है। बर्फ के गलन या संगलन की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो ये होती है ना, यहाँ पे ये जो है, यहाँ ये नहीं आएगा ना, यहाँ आएगा 3.34 × 10⁵ जूल है, अर्थात प्रति इकाई किलोग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए 3.34 × 10⁵ जूल ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बर्फ अधिक शीतलता प्रदान करता है, क्योंकि जल किसी प्रकार की गुप्त ऊष्मा नहीं लेता है। इसका कारण यही है कि 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ को ठंडा करने पर और जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर बर्फ ज़्यादा ठंडा होगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि बर्फ जो है किसी भी प्रकार की जो है गुप्त ऊष्मा नहीं लेता है ना, इसलिए बर्फ जो है ज़्यादा शीतलता प्रदान करता है, जबकि जल के पास में क्या होती है, अतिरिक्त ऊष्मा होती है। ये इसका मेन कारण है। अगला प्रश्न है, ये भी एक्सप्लेन कर दिया था। उबलते हुए जल या फिर उसको भाप कह सकते हैं, उसमें जलने की तीव्रता जो होती है किस में अधिक होती है, उबलता हुआ जल उसमें होगी या फिर भाप में होगी। तो भाप में ज़्यादा होगी, क्योंकि भाप में जो होती है वो अतिरिक्त गुप्त ऊष्मा होती है। भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है, क्योंकि 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा ऊर्जा ज़्यादा होती है। देखिए क्या कह रहा है, जो 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में जो है उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। पानी उबल रहा है और भाप है, तो जो अतिरिक्त ऊर्जा होगी ना, जो हम गर्म कर रहे हैं उसको, वो ऊर्जा किसके पास जाएगी, भाप के पास जाएगी। तो भाप के कणों में ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। वाष्पीकरण होला है तो अतिरिक्त ऊर्जा किसने ली है, तो भाप के जो कण है उन्होंने तो अतिरिक्त ऊर्जा ली है, इसलिए जो है वो हमें भाप में जलने की तीव्रता क्या होती है, अधिक होती है। यही इसका मेन कारण है। अगला प्रश्न है जो आपको बढ़ना है, इसमें ABCDEF की अवस्था परिवर्तन को नामांकित कीजिए। जैसे ठोस से द्रव अवस्था में बदल रहा है तो इसको कहते हैं गलन। तो ये जो है इसको क्या कहेंगे, गलन या फिर संगलन, संगलन, ठीक है। और द्रव से अगर ठोस अवस्था में बदल रहा है तो इसको कहते हैं जमना। द्रव से अगर गैस में जा रहा है तो इसको कहते हैं वाष्पीकरण, इसको क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहेंगे।
और गैस से अगर द्रव में आ रहा है तो इसको कहेंगे संघनन। और ई जो है ठोस से सीधा गैस में बदल रहा है तो इसको कहेंगे ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। ठीक है। और गैस से अगर सीधा ठोस में जा रहा है एफ, इसको कहेंगे निक्षेपण, निक्षेपण। ठीक है। इसके अलावा ऊर्जा उष्मा में वृद्धि और दाब में कमी करके हम क्या कर सकते हैं, देखिए, और उष्मा में कमी और दाब में वृद्धि करके हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी पढ़ देते हैं। तो अगर मान लीजिए ये गैस है, क्या है, गैस है, और इसमें हम उष्मा में तो क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, मतलब ताप को कम कर रहे हैं, और दाब को क्या कर बढ़ा रहे हैं। तो गैस को हम किस में बदल सकते हैं, द्रव में बदल सकते हैं। उष्मा में मतलब कमी करनी है, टेम्परेचर को कम करना है, और प्रेशर जो है उसको क्या करना है, टेम्परेचर को कम करना, और प्रेशर को क्या करना है, बढ़ाना है। तो गैस को हम द्रव में बदल सकते हैं। और इसका ये उल्टा हो जाएगा, अगर द्रव है, द्रव में अगर उष्मा को बढ़ा रहे हैं और दाब में कमी कर रहे हैं तो ये किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। ठीक है। तो ये था अपना प्रश्न संख्या लास्ट 9। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है, जो अच्छे से मैंने आपको पूरा 3 पार्ट में समझा दिया है। तो ये चैप्टर हमारा इस प्रकार पूरा होता है, जिसके हमने 3 पार्ट देखे हैं, इसको हमने पूरा डिटेल में देख लिया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी प्रकार हम चैप्टर सेकंड को स्टार्ट करेंगे, और आप चैप्टर फर्स्ट का आप अच्छे से रिवीजन करें। कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।